गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन। तो जैसे कि मेनली आप लोगों को पता है कि फ़िश जो है वो ऐसे फूड सोर्स हम लेते हैं, ठीक है। तो जो फ़िश है उसके अंदर से आप लोगों को मेनली प्रोटीन्स मिलते हैं, राइट। मतलब कि वो अच्छा फूड है फॉर अ प्रोटीन सोर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिश प्रोडक्शन। Fish is a cheap source of animal protein for our food। मतलब कि वन टाइप ऑफ एनिमल प्रोटीन है जो हमारे लिए चीप सोर्स है, मतलब कि सस्ता प्रोडक्ट है फॉर फूड। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फाइंड ट्रू फिश एज वेल एज सेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोलस्कास। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जो है, राइट, उसका प्रोडक्शन करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज होती है उसे हम फिश प्रोडक्शन तो कहते हैं, बट उसका दूसरा नाम है पिसीकल्चर, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। मतलब कि दो तरह से आप लोग फिश ऑब्टेन कर सकते हो या फिर प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। वन इज फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, राइट। एक क्या है, तो नेचुरली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज में जो भी फिश प्रेजेंट है उसको आप पकड़ो, राइट, या फिर कैप्चर करो, तो उसे हम बोलेंगे कैप्चर फिशिंग। एंड अनदर वन इज द फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कल्चर फिशिंग। दूसरा क्या कर सकते हो आप, कल्चर फिशिंग। उसके अंदर आप क्या करोगे कि फिश की आप फार्मिंग करोगे, ठीक है। मतलब कि बड़े बड़े तालाब होंगे, उसके अंदर आप फिश को प्रोड्यूस करोगे, उसको ग्रो करोगे, ठीक है। तो वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एस इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। मतलब कि जो भी फिश होगी वो आपको सी वाटर में से भी मिल सकते हैं या फिर कोई भी फ्रेश वाटर से में भी मिल सकती है। मेनली आपको कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। फिशिंग कैन थस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मतलब कि आप कैप्चर फिशिंग भी कर सकते हो या फिर आप कल्चर फिशिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और वो आप दोनों जगह पर, मतलब कि मराइन लाइक सीज में भी आप कर सकते हो या फिर आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कोई भी प्रेजेंट हो तो उसके अंदर भी आप फिश प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं उसके टाइप्स। मराइन फिशेस, देखो मराइन फिशेस के बारे में बोला गया आपको। मेनली मराइन मतलब कि जो भी खारे पानी की जो फिश होती है उसके बारे में आपको बोला गया है। कौन कौन से है, इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। मतलब कि इंडिया के जो भी फिशरी रिसोर्सेज है, राइट, मराइन की, उसमें आपको 7500 मतलब 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन प्रेजेंट है वहाँ पर। एंड डीप सीज, राइट, मतलब कि सी के अंदर बहुत नीचे, ये सब कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर इंक्लूड होगा। आगे देखते हैं। ओके, देन पॉपुलर मराइन फिश वेराइटी। मतलब कि जो भी पॉपुलर मराइन फिश वेराइटीज है उसके बारे में आपको बोला गया। जो मेनली आपको मिलती है वो है पोम्फ्रेट, मैक्टेरिल, ट्यूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। ये मेनली फिशेस है, मराइन फिशेस है जो आपको पॉपुलर मतलब कि सभी जगह पर मेनली मिल जाती है। मराइन फिश आर कॉट बाय यूजिंग काइट्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। मतलब कि जो भी मराइन फिश है उसको पकड़ने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग नेट्स यूज़ होती है, जिसके हेल्प थ्रू, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस को पकड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट्स का यूज़ किया जाता है जो यूज़ करेंगे फिशरमैन ऑन देयर बोट्स। Yield are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellite and echo साउंडर्स। मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर आपको एक साथ फिश पकड़नी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, सैटेलाइट्स की जो भी रीडिंग मिलती है आपको उसका यूज़ कर सकते हो। अनदर वन इज एको
साउंडर्स, मतलब कि इको साउंडर्स होते हैं जो पानी के अंदर की जो भी वेवलेंथ होती है उसको मेज़र करते हैं, राइट। मतलब कि जहाँ पर आपको वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर फिशेस भी ज़्यादा होगी, तो उसके हेल्प थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा फिश कॉट कर सकते हैं। Some marine fish of high economic value are also farmed in sea water, मतलब कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस टाइप की फिश को भी फार्मिंग की जाती है। This includes fin fish like mullets, hecti and pearl spots, shellfish such as prawns, mussels and oysters as well as seaweeds. Oysters are also cultivated for the pearl they make, मतलब कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको मेनली मिल सकती है और इन सब की जो भी इकोनॉमिकल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। As marine fish stocks get further depicted, the demand of more fish can only be met by such culture fishes and a practice called मैरीकल्चर। मतलब कि आप अब जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फिश का जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन करने के लिए आप लोग अब कौन से यूज़ कर रहे हो, कौन से मेथड यूज़ कर रहे हो, कल्चर फिशेस या फिर कल्चर मेथड यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कर पाओ। आगे देखते हैं, हमने जो फर्स्ट देखा वो था मराइन फिशेस, नेक्स्ट जो है वो है इनलैंड फिशेस, ठीक है। तो इनलैंड फिशेस के बारे में देखते हैं। इनलैंड इन द सेंस जो भी पॉन्ड्स, रिवर्स, मतलब कि मीठे पानी में जो आपको फिश मिलती है उसके बारे में, ठीक है। फिश फ्रेश वाटर सोर्सेज इंक्लूड्स कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वियर्स एंड रिवर्स। ये सभी जगह पर जो आपको फिश मिलती है उसके बारे में है। ब्रेकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज एस्टुरीज एंड लगून्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फिश रिजर्व। मतलब कि आपको बोला गया है कि एस्टुरीज इन द सेंस जहाँ पर मीठा पानी और खारा पानी दोनों एक जगह पर मिक्स होते हैं, ठीक है। उस जगह पर जो भी फिश रिजर्वियर्स होते हैं वहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मीठे पानी की फ़िश भी मिल सकती है और खारे पानी की फिश भी मिल सकती है, दोनों एक साथ आप प्रोड्यूस कर सकते हो। While capture fishing also done in such inland water bodies, the yield is not high, बट वहाँ पर जो भी yield मिलती है आपको वो ज़्यादा हाई नहीं होती। Most fish production from these reservoirs is through aquaculture, मतलब कि जो भी यहाँ से आपको फिश जो मिलती है वो किस मेथड से मिलती है, आपको एक्वाकल्चर थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिश मिल सकती है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड, राइट। मतलब कि जो भी फिश कल्चर है उसका ग्रो किया जाता है राइस क्रॉप के साथ, राइट। राइस क्रॉप की जो भी फील्ड्स होती है वहाँ पर आपको पता है कि पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो राइस क्रॉप होते हैं वहाँ पर फिशेस को डाला जाता है जहाँ पर उसका ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोस्टिंग फिश कल्चर सिस्टम। अगर ज़्यादा इंटेंसिव करनी है तो आप लोगों को बहुत बड़ा पॉन्ड बनाना होगा, राइट, और वहाँ पर आपको फिशेस का ग्रोथ करना होगा। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम, मतलब कि लोकल जो है वहाँ की नॉर्मली जो फिश मिलती है वो, एंड जो इम्पोर्टेंट फिश है मतलब कि जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यूज ज़्यादा हाई है, उन दोनों फिशेस की इन सभी सिस्टम में आप ग्रो कर सकते हो। In such a system, a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond, मतलब कि एक ही फिश पॉन्ड के अंदर आपको 5 से 6 वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेस का यूज़ किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। These species are selected so that they do not compete for food among them having different types of food habitat,
अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस का जो भी हैबिटेट होती है वो अलग अलग होगी, मतलब कि वो जो भी खाना खाएगा वो भी अलग होगा, राइट। इसलिए वो क्या करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस होगी वो एक दूसरे के साथ compete नहीं करेगी फॉर द फूड, मतलब कि जो भी आप फूड दोगे वो उसके लिए झगड़ा नहीं करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के ऊपर डिपेंडेंट होती है इसके लिए, राइट। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज्ड। इससे क्या होगा कि जो भी डिफरेंट आप लोगों ने जो भी फूड दिया है उनको वो सभी यूटिलाइज्ड हो जाएगा। जो भी अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी फूड प्रेजेंट है वो सब यूटिलाइज कर लेंगे फिश। एस कटलास आर सरफेस फीडर्स, रोहूस फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड, ब्रिगल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स टुगेदर दिस फिशेस, राइट, कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंपीटिंग विथ ईच अदर। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है कटला। तो कटला जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सरफेस एरिया, मतलब कि जो भी वाटर बॉडी होगी उसकी जो सरफेस एरिया होगी वहाँ पर आपको कौन सी फिश देखने को मिलेगी? कटलास, राइट। फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है रोहूस। ये जो रोहूस फिश है, मतलब कि कटला ये वाली है, ए वाले जो डायग्राम है वो कटला है, सी वाला जो डायग्राम है वो है रोहू फिश, ठीक है। रोहू फिश आपको मेनली कहाँ पर देखने को मिलेंगी? मिडल ऑफ द वाटर बॉडी, मतलब कि बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी? बीच में, मतलब कि बीच में जो भी फूड प्रेजेंट होगा वो खा जाएंगे। एंड लास्ट में आपको दिया गया है ब्रिगल्स एंड कॉमन कार्प, राइट। मृगल मतलब कि ये मृगल है एंड कॉमन कार्प ये है कॉमन कार्प। ये दोनों जो फिशेस है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? ऑन द बॉटम ऑफ द सरफेस, मतलब कि जो भी बॉटम में जो भी खाना प्रेजेंट होगा वो कौन खा जाएंगे? मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स, ठीक है। आपका एक दूसरा भी एग्जांपल दिया गया है ग्रास कार्प्स। ग्रास कार्प्स ये वाला डायग्राम, ठीक है, ग्रास कार्प्स, उसमें आपको बोला गया है फीड ऑन द वीड्स, मतलब कि जो भी वीड्स प्रेजेंट हो गए उसके अंदर उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होंगे। कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंपीटिंग विथ ईच अदर, दिस इंक्रीज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड, मतलब कि वो क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में रहती हैं, इसलिए वो फूड के लिए एक दूसरे के साथ compete नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपको जो भी फिश यील्ड मिलेगी पॉन्ड के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आगे देखते हैं। वन प्रॉब्लम विथ सच composite fish culture is that many of these fishes breed only ड्यूरिंग मॉनसून। अब एक चीज़ आपको दी गई है कि जो भी जितने भी फिशेस हैं वो मेनली जो भी एग्स देते हैं ना, फिश ब्रीड जो होती है, न्यू ब्रीड बनाने के लिए जो एग रखते हैं वो मेनली कब रखेंगे? ऑन द मॉनसून सीजन। इवन इफ फिश सीड्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड इट कैन बी मिक्सड विथ दैट ऑफ द अदर स्पीसीज एज वेल, मतलब कि अगर जो भी नेचुरल हैबिटेट में जो भी आपको जो भी सीड्स होंगे या फिर आप बोल सकते हो फिश के जो एग्स होंगे उसको अगर आप कलेक्ट करके यूज़ करो तो ठीक है, वरना आप नेचुरली उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो अ मेजर प्रॉब्लम इज फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड, राइट। मतलब कि क्या है, एक तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो भी गुड क्वालिटी ऑफ जो भी सीड है वो आपको नहीं मिलेंगे। To overcome this problem, ways have now been worked out of the breed these fish in ponds using hormonal stimulation। इसलिए अभी आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग फिश जो है उसके ऊपर, कि वो उसके अंदर जो भी हार्मोनल चेंजेस है उसको करने के बाद आप लोग हर एक सीजन में जो भी एग्स है या फिर जो भी सीड्स है उसको ग्रो कर पाओ। This has ensured that supply of pure fish seed in desired quantity, मतलब कि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी प्योर फिश होगी उसको आपको डिज़ायर्ड क्वांटिटी में उसके जो भी सीड्स है उसको प्रॉपर फूड
उसका जो भी कल्चर है वो आपको मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बी कीपिंग, या फिर आप बोल सकते हो उसे एपीकल्चर। ठीक है, देखो मेनली जो हनी है, राइट, हनी जो है वो आप यूज़ कैसे करते हो फॉर योर फूड, ठीक है, या फिर बहुत सारी मेडिसिन्स में भी ऐसे मेडिसिन सोर्स भी हनी का यूज़ होता है, राइट। मतलब कि हनी का बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ऐसा फूड सोर्स, मतलब कि उसके अंदर से आपको ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलता है, बहुत सारे है, राइट। Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise। मतलब कि देखो हनी बीज के बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हनी का बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं अब कि बी कीपिंग करते हैं। बी कीपिंग मीन्स आप बोल सकते हो कि जो भी हनी बीज होते हैं उसको ग्रो करते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर, जहाँ पर जो भी बीज होगी वो क्या करेगी, हनी को कलेक्ट करेंगी। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। देखो बी कीपिंग क्या है, एक तो लो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि उसके अंदर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, वो जो दूसरा काम करते हैं वो तो करेंगे ही, बट उसके साथ ये जो भी बी कीपिंग है उसको वो एडिशनली वर्क करेंगे, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो इनकम है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, इन एडिशनल टू हनी द बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशंस। देखो आप लोगों को हनी के बारे में तो पता है, बट हनी के साथ जो भी बी वैक्स मिलता है या बी हाइव्स जो होती हैं उसमें से आपको क्या मिलता है, वैक्स मिलता है। उसका भी बहुत सारा मेडिकल यूज़ है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आपको आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा 3 मिनट्स का जो वीडियो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर से आपको ये जो बी कीपिंग का जो टॉपिक है वो क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। Practice of beekeeping? Do you know this is a business in itself? Beekeeping farms are very common now. The earliest humans would have procured honey directly from the natural beehives. Well, this is far from safe. Imagine a swarm of bees stinging all at once if there's even a slight error on our part. Beekeeping nowadays is done in a structured manner. Small wooden craters are specially designed to create an artificial home for the bees. This is an extremely low investment business and is surely profitable. It serves as an additional income to all farmers. Do you know that these beehives can also be a source of wax? Yes, they are. Local varieties of bees are usually used to produce honey for commercial gain. Do you want to learn the scientific names of a few local varieties of bees? What do you think the Indian bee is called? It is known as the Apis cerana indica, while the rock bee is known as the Apis dorsata. The little bee and the Italian bee are known as the Apis florae and the Apis mellifera respectively. The Italian variety is commonly used for commercial honey production. Well, that's a lot to learn. But tell me one thing. What is the difference between the Italian variety of bees and the local varieties? The Italian variety possesses some good characteristics. Firstly, they produce more honey than the usual ones. Secondly, they sting less. And lastly, they stay in one beehive for a considerably long time. These are enough reasons to prefer them over the local varieties. Do you know a bee farm has a special name? Yes, it's called an apiary. The name comes from the genus name of the bees, Apis, as you must have just observed in their scientific names. What factors do you think bee farms depend on for the quality of their honey? Firstly, quality depends on the flowers that are available to the bees. Flowers are the source of nectar. Better the quality of flowers, better the quality of honey.
Would you like to know a few amazing facts about bees? A bee has to travel to around 50 to 100 flowers during one collection trip. It is believed that a worker bee visits about 2 million flowers to make just 1 pound of honey. Well, now you know how many bees would have worked in order to provide us with 1 jar of honey. How much honey do you think an average worker bee makes in its lifetime? It would surprise you to know that one average worker bee makes just 1/12 of a teaspoon all its life. And bees work non-stop during the day to garner nectar. That's how the expression "as busy as a bee" came into existence. Bees have been producing honey for the past 10 to 20 million years. Thanks to them, we are privileged to be consumers of this amazing product called honey. Next time you pass by an apiary, do drop in and witness this amazing process. ओके तो जैसे कि हम लोगों ने वीडियो देखा उसके अंदर आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा कि हनी का यूज़ क्या है, मतलब कि हनी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ मिलती है, कौन सी वेराइटीज़ अच्छी है, कौन सी वेराइटीज़ से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने देखी। तो अब हम एक बार हमारी बुक के अंदर भी देख लेते हैं। तो लोकल वेराइटीज़ ऑफ बीज यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस सिरेना इंडिका, राइट। कॉमर्शियली जो यूज़ होता है वो कौन सा है? एपिस सिरेना इंडिका, राइट। कॉमनली नोन एज इंडियन बी, उसे क्या बोलेंगे हम? इंडियन बी बोलेंगे, राइट। देन दूसरा नाम दिया गया है आपको एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? रॉक बी, उसका दूसरा नाम है रॉक बी, मतलब कि वो आपको पत्थर के ऊपर देखने को मिलेंगे। देन ए फ्लोरी लिटिल बी, मतलब कि जो फ्लोरी बी है वो छोटी छोटी बी से होते हैं, वो हम लोगों ने वीडियो के अंदर देख लिया, राइट। एंड इटालियन बी वेराइटी या फिर एपिस मेलिफेरा आर ऑल्सो बीन ब्रोट इन इट इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी, या फिर इटालियन बी का भी यूज़ कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं। दिस इज वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन, मतलब कि कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए ये सारी जो भी वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बीज है उसका यूज़ कर सकते हैं। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, दे स्टिंग समवॉट लेस। देखो इटालियन बी का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? एक तो वो ज़्यादा हनी का कलेक्शन कर सकती है, दूसरा कि वो जो बाइट करती है या फिर जो स्टिंग लगाती है, राइट, वो कम करती है, स्टिंग कम करती है, ठीक है। दे स्टे इन अ गिवन बिहाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड ब्रीड वेरी वेल, मतलब कि वो जो भी आप उसे जैसा भी एरिया दोगे वो वहाँ पर इजीली ग्रो होंगी, राइट। मतलब कि वो लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक वो एक ही जगह पर स्टे करती है, और दूसरा कि उसकी जो ब्रीड होती है, ब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी है, मतलब कि दूसरी बीज का जो भी प्रोडक्शन होगा वो अच्छे से होगा। फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपियरिस आर एस्टेब्लिश। एपियरिस या फिर एपीकल्चर, हम एपियरिस मतलब कि जो भी बी फार्मिंग जहाँ पर करते हैं उसे हम एपियरिस बोलते हैं, या फिर उसका जो भी कल्चरल है उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, राइट। मतलब कि जो भी मेथड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पैसेंजर ऑफ द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। मतलब कि जो भी क्वालिटी ऑफ हनी होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? मतलब कि उसके आजू बाजू के एरिया में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्लावर है, राइट, वो कौन कौन से फ्लावर्स प्रेजेंट है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। इन एडिशन टू एडेक्वेट क्वालिटी ऑफ पैसेंजर द काइंड्स ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। और जो भी फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे उसी के ऊपर क्या डिपेंडेंट होगा? तो कि उसका टेस्ट, मतलब कि हनी का जो भी टेस्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? जिस टाइप का वहाँ पर फ्लावर्स प्रेजेंट है, मतलब कि उसके आजू बाजू के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जिस टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।